नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, राजधानी दिल्ली में फीस बढ़ोतरी का एक ऐसा मुद्दा जिसे आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है और बीजेपी की वर्तमान सरकार पर हमलावर है। वो ये कह रही है कि जब से दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई, स्कूलों की मनमानी शुरू हो गई। फीस माफिया के साथ दिल्ली सरकार की सांठगांठ और इसी तरह के गंभीर आरोप वर्तमान सरकार पर वो लगाते नजर आए। अभिभावक भी लगातार फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को उठा रहे थे। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। ये तमाम जानकारियां, बातें हम आप तक पहुंचा भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं कि किस तरीके से बढ़ी हुई फीस अगर कोई अभिभावक नहीं चुका पा रहे हैं तो उनके बच्चों के साथ स्कूल में क्या कुछ बर्ताव किया गया, जिस पर हाईकोर्ट बहुत सख्त हुआ और कड़े निर्देश दिए। लेकिन सवाल ये कि बढ़ी हुई फीस का क्या, स्कूलों की मनमानी कैसे रोकी जाए, अभिभावकों को कैसे एक राहत की सांस दी जाए। अब इसी संदर्भ में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए फीस को लेकर के कानून की बात कही गई, जिसके लिए एक बिल तैयार किया गया और उसे पारित किए जाने को लेकर के क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ किया जा चुका है, इसके बारे में एक प्रेस वार्ता रखी गई। आशीष सूद और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर इस कानून के बारे में जानकारी साझा की तो लगा कि वाकई एक मैकेनिज्म तैयार हो गया है जिसके बाद स्कूलों की मनमानी रुक सकेगी, उस पर नकेल डाली जा सकेगी। जरा सुन लेते हैं पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कानून के संदर्भ में क्या कुछ दावे किए गए। शिक्षा बदली, स्कूल बदले, लेकिन कानून नहीं बदला। और आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसे बदलने की, इस इशू को समाधान करने की शुरुआत शुरू कर दी है। आज हमारी कैबिनेट ने आज एक बिल पास किया है, जिस बिल का नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ दावे हैं। अब आम आदमी पार्टी का खेमा इस मुद्दे पर शांत कैसे रह सकता था। सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दरमियान इसे एक फिर से नेक्सस बताया फीस माफिया के साथ में दिल्ली सरकार और दिल्ली स्कूलों के साथ में कैसे दिल्ली सरकार की सांठगांठ है, जो सामने से तो ये बता रही है कि वो एक रेमेडी लेकर के आई है ताकि फीस बढ़ोतरी की मार से पेरेंट्स, अभिभावक परेशान ना हो। लेकिन दरअसल ये पर्दे के पीछे सांठगांठ ही है। सौरभ भारद्वाज बहुत से तथ्य लेकर के आए हैं, मसलन पीटीए में कौन शामिल होगा, साथ में उसका चयन, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, एक ऐसी बॉडी तैयार करना जिसका सुप्रीम यानी जो चेयरमैन होगा वो स्कूल का ही व्यक्ति होगा, स्कूल मैनेजमेंट से ताल्लुक रखने वाला शख्स होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो इसके लूप होल्स में नजर आती हैं। जरा सुनिए सौरभ भारद्वाज जो दलीलें दे रहे हैं, उसके मुताबिक क्या ये कानून आने वाले समय में आपके लिए राहत लेकर आने वाला है या फिर एक ऐसी चाबी दिल्ली के स्कूलों को पकड़ा दी गई है जिसकी मदद से वो अपने मुताबिक फीस बढ़ाकर दिल्ली के अभिभावकों से मनमाना फीस वसूल सकेंगे। जरा सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। आपने एक कमेटी स्कूल के लेवल पे बनाई, उसका चेयरमैन स्कूल की मैनेजमेंट, उसका सेक्रेटरी स्कूल की प्रिंसिपल, उसके अंदर डीई नॉमिनी और 5 पेरेंट्स। 5 पेरेंट्स कैसे सेलेक्ट होंगे? ड्रॉ होगा। कौन करेगा? स्कूल करेगा। स्कूल से ड्रॉ कौन करवा लेगा? जिसको स्कूल चाहेगा उसको रख देगा, कह देगा हो गया ड्रॉ। भाई आप ईडब्ल्यूएस के लिए ड्रॉ क्यों नहीं करा लेते स्कूल से? क्योंकि स्कूल पे भरोसा नहीं है ना, गड़बड़ी कर देगा।
पीटीए के नोटिफाइड रूल्स हैं। पेरेंट टीचर एसोसिएशन कैसे बनेगी ये नोटिफाइड है, आपको करना ही नहीं था कुछ। पीटीए के रूल्स नोटिफाइड हैं कि इलेक्शन करके पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनेगी। पीटीए के पेरेंट मेंबर्स इलेक्शन से निकाले जाएंगे। तो पेरेंट्स सोच सकते हैं कि भाई ये लोग हैं जिनको कानून की जानकारी है, ये लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं हमारे लिए, इनको भेजेंगे पीटीए में ताकि ये इनको समझ है अकाउंट्स की, ऑडिट की। आप कैसे चुन लेंगे? फिर तो टीचर और जो है प्रिंसिपल यही चुन लेंगे कि किसको लेना है उसके अंदर। ये सबसे बड़ी इसके अंदर जो है बेईमानी है और सीधे सीधे तौर पे ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट और प्राइवेट स्कूल माफिया के लिए ये कानून बनाया गया है। दूसरा, इसके अंदर कहा गया है कि अगर जो स्कूल की फिक्सेशन कमेटी है उसने तय कर दी, मान लीजिए 25% फीस बढ़ेगी, तो पेरेंट्स उस बढ़ी हुई फीस के खिलाफ कैसे जाएंगे? पहले क्या था, आज तक क्या था, कोई पेरेंट परेशान हो वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर अपनी शिकायत करेगा, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, ऑडिट हो सकती है, पूछताछ हो सकती है, प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने कहा 15% पेरेंट्स इकट्ठे होंगे तो स्कूल के खिलाफ शिकायत होगी। भाई बड़े समझदार हो तुम ही समझदार हो, बाकी हम तो घास खाते। 2000 बच्चे अगर स्कूल के अंदर हैं तो 15% कितने हो गए? 300। अब मुझे बता दो, कोई एक आदमी बता दो जो 300 पेरेंट्स को इकट्ठा कर सकता हो। भाई हमारे बच्चे तो इतने साल से, हम अभी भी 10 से ज्यादा नहीं इकट्ठे कर सकते। कहां से ले आओगे 300 पेरेंट्स आप ढूंढ के? ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट के लिए किया गया है। 300 लोग ना कभी इकट्ठे होंगे। अरे धरने प्रदर्शन में प्राइवेट स्कूलों में 15 लोग 20 लोग इकट्ठे होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं। किसके पास एड्रेस होंगे? सारे स्कूल के बच्चों के, उनके पेरेंट्स के। कौन फोन करेगा 300 बच्चों को, उनको तैयार करेगा, उनके पेरेंट्स से साइन कराएगा? सिर्फ इसलिए ताकि आज के बाद, इस कानून के बनने के बाद, कोई पेरेंट्स इसकी शिकायत तक ना कर सके। आपके पास वो हक भी खत्म कर दिया। आप कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट कहेगा जी शिकायत करो ना। शिकायत करने जाओगे वो कहेंगे लाओ 300 लोग लाओ। 300 लोग होंगे ही नहीं, तो ना आप शिकायत कर पाओगे ना आप कोर्ट जा पाओगे। सीधा सीधा प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट का जो है धांधली और उनकी तानाशाही के लिए इस कानून को बनाने की इतनी हड़बड़ी है। मैंने पहले ही बताया था, एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल्स की, वो कमेटी जो हर मामले में सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाती थी, उसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी में है। उसके अध्यक्ष मिस्टर अरोड़ा तो मुख्यमंत्री जो बनी है रेखा गुप्ता जी, उनके चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, झंडा उठा के भारतीय जनता पार्टी के घूम रहे हैं। देखिए सौरभ भारद्वाज यहाँ पर और भी कई पॉइंटर्स लेकर के आए हैं। वो बहुत कुछ बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो इसका जो ड्राफ्ट है उसे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया, जो बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करता नजर आता है। और सवाल ये भी कि जिन स्कूलों ने इस सेशन के लिए, इस सत्र के लिए फीस बढ़ा दी है, जो मनमानी थी, 10% से लेकर 40-50% तक भी जिन लोगों ने, जिन स्कूलों ने फीस हाइक किया, उसके रोल बैक का तो प्रोविजन पहले से ही डीओई के पास है, जो एक ऑडिट करा करके इससे वापस लेने के निर्देश दे सकते हैं। लेकिन इस दिशा में एक भी प्रयास नहीं किया गया। सुन लीजिए, इस पूरे के पूरे एक्ट में ऑडिट का प्रोविजन कहां है? अब तक तो ऑडिट का प्रोविजन था, एक्ट में ही था, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में था। और ये जो आज आशीष सूद जी गलत बयानी कर रहे थे कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के अंदर हार गई, अब कोई पावर्स नहीं है, ये गलत बयान है। और ये इसलिए दिया जा रहा है
ताकि पेरेंट्स को ऐसा लगे कि भाई अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है, अब ये कुछ कर नहीं सकते। झूठ है। पहली बात क्यों? क्योंकि ये जो पावर दी गई है ये मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये पावर्स मिली है। और क्या कहता है इसका पैरा 27? द स्कूल शैल नॉट इंक्रीज द रेट्स ऑफ ट्यूशन फी विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड शैल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट रूल्स 1973 एंड एनी अदर इंस्ट्रक्शंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये तो आपको देता है। अब वो बोल रहे थे हाईकोर्ट के अंदर हार गए। मुझे लगता है मंत्री जी या तो खुद पढ़ते नहीं है या शायद उनके डिपार्टमेंट में लोग चाहते नहीं है कि वो कुछ पढ़ें। ये ऑर्डर है इसी महीने का 8 अप्रैल 2025 का। नया समाज पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस, सुनिएगा ध्यान से, एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स एंड अदर्स, वही कमेटी जो रेखा गुप्ता जी के लिए प्रचार कर रही थी, उसके खिलाफ ये गए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने ये कहा कि पुराना जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था वो एक टेंटेटिव ऑर्डर है। क्या कहा? फर्दर द ऑर्डर अंडर चैलेंज हियरिन इज ओनली एन इंटरिम ऑर्डर and accordingly any finding recorded by the learned single judge in the said order including those in para 29 are only tentative। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को दी हैं कि वो स्कूल का ऑडिट करा सकती हैं, ऑडिट में देख सकती है कि स्कूल मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा और स्कूल कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना घाटा हो रहा है, उसके हिसाब से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उनकी फीस तय कर सकता है और अगर ज़्यादा फीस ली है तो उसको रोल बैक करके वापस भी दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और ये एक्ट था 1973 का, जिसके बिना पर मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 550 स्कूलों की फीस को रोल बैक करा के पेरेंट्स को वापस चेक दिलवाए थे। और आज जो दिल्ली सरकार ने किया है, मुझे लगता है खुल्लम खुल्ला मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की कमर में छुरा घोंपा है। इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी है आपको प्राइवेट स्कूलों को किसी तरीके से फायदा पहुंचा दिया जाए, ऐसी क्या कमिटमेंट है आपकी, ऐसी क्या हड़बड़ी है आपको? मुझे लगता है कि इस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोने वाली ये पहली सरकार है। अभी 2 महीने ही हुए, 65 दिन हुए और इनका ये हाल है। बड़ा सवाल ये है कि फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर जिस कानून का जिक्र बीजेपी कर रही है और ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में उसी कानून की बदौलत अभिभावक स्कूलों की मनमानी रोक सकेंगे, फीस बढ़ोतरी के अनर्गल फैसलों पर नकेल कस सकेंगे, उसे लेकर आम आदमी पार्टी का खेमा बार बार सवाल पूछ रहा है कि ठीक है, आगे जो होगा सो होगा। आपने तो अभी पूरे ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में भी नहीं रखा है, जो आपकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। लेकिन जिन स्कूलों ने इस शैक्षणिक सत्र में फीस बढ़ा दी है, उनको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कौन सी कवायदें चल रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा, इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा। बहरहाल सियासत दोनों ही खेमों से जारी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी स्कूल फीस हाइक के मुद्दे पर लगातार बीजेपी की वर्तमान सरकार पर हमलावर है, वहीं पूर्व में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के बीजेपी की वर्तमान सरकार की कवायद कर रही है। अब दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण को लेकर के कथित घोटाला जो 2000 करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है, उस संदर्भ में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और साथ ही साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनके विरुद्ध एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का खेमा ये कह रहा है कि भाई आप तो बार बार ये कर ही रहे हैं, आप हमारे विरुद्ध एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एलिगेशन वो केंद्र पर लगाते हैं। हालांकि बीजेपी का खेमा इसे अपनी बड़ी जीत करार दे रहा है और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। जरा इस पर भी जो सियासी बयानबाजी हुई है उसे आप सुन लीजिए।
ने आज हमारी कैबिनेट ने फीस बढ़ाने और या ना बढ़ाने के संदर्भ में एक कानून सम्मत निर्णय लेकर एक बिल बनाया है, जिसमें सरकार को ताकत दी गई है, डायरेक्टोरेट को ताकत दी गई है कि वो रेगुलेट कर सके, रोक सके और अगर स्कूल न माने तो उसे दंडनात्मक कार्रवाई की जाए। तो जो स्कूल्स को आपने नोटिस भी दिए थे कुछ दिन पहले, उन सब पर भी कार्रवाई होगी। अब सब इसी बिल के आधार पर फीस बढ़ाने घटाने का काम इससे पहले जो इससे पहले सरकार की उनका जो वादा था कि हम पूरा ध्यान दे रहे हैं हमारा एजुकेशन। देखिए, अगर था तो उत्तर प्रदेश को तो वो पिछड़ा राज्य कहते हैं, हरियाणा के तो वो बदलने गए थे, हरियाणा का लाल गए थे, जनता ने मुंह लाल करके भेजा, तो उन्होंने उन राज्यों ने कर दिया, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेलाफाइड इंटेंशन थी, इनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं। कब लागू किया जा रहा है? कब लागू किया जा रहा है? 1 अप्रैल से इसको तुरंत होते ही कानून बन जाएगा ये, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस साल की फीस भी रेगुलेट करेगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश हमेशा से आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों का विरोध करती रही है, और आज का दिन आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है। शिक्षा क्रांति के नाम पर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के काले कारनामों को कई बार हमने उजागर किया है, लेकिन आज जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के नाम पर क्लासरूम के निर्माण में घोटाला करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और जेल में मसाज कराने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हमारी एक मांग ये भी है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करे। लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 2015 में अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, उन्होंने तब से कैसे भ्रष्टाचार करना है उसकी नींव रखनी शुरू कर दी थी कि हर विभाग में मुझे इतना 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 भ्रष्टाचार करना है। तो उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखना शुरू किया कि हाउ टू मेक मनी। 2015-16 में 12,748 क्लासरूम बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2,982 करोड़ का बजट आवंटित किया। अब आप 2,982 करोड़ को अगर मल्टीप्लाई करोगे 12,748 से, तो इसका मतलब सीधा था कि एक कमरे की कीमत 24,86,000 रुपए दिए गए, जबकि सीपीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल है सरकारी, उसके हिसाब से एक स्कूल के कमरे की लागत 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब यह हुआ तभी हमारे उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष उन्होंने आवाज उठाई और हमारे 3 साथी जो पदाधिकारी थे, हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकांत बख्शी, उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच में इसकी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन सरकार तो अरविंद केजरीवाल की थी, तो उन्होंने 7-8 सालों तक इस जांच को दबाए रखा। और लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रही, अपनी आवाज उठाती रही, शिकायत दर्ज की गई और सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार भी इस पूरे घोटाले में लगभग 2,000 करोड़ का घोटाला नजर आता है। और भ्रष्टाचार
जो निरोधक शाखा है उसने भी अपनी प्रारंभिक जांच में कुछ चीजें स्पष्ट की हैं। जानबूझकर 999 करोड़ से ज्यादा के ठेके टुकड़ों में बांट के दिए गए ताकि टेंडर न करना पड़े, कैबिनेट से अप्रूवल न लेनी पड़े, उसकी फाइल एलजी के पास ना जाए, अप्रूवल न लेनी पड़े, उस हिसाब से टेंडर किए गए और एक ही ठेकेदार को बार बार वो ठेके दिए गए। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ अपना काम तो कर नहीं सकती है और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी पर और हमारे बाकी लीडर्स के ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं, मुझे तो लगता है कि अब एक केस ये भी दर्ज होगा कि मनीष सिसोदिया जी सरकारी कुर्सी पे क्यों बैठे थे। मनीष सिसोदिया जी वहां कॉमा और फुल स्टॉप लगाना उस कागज में क्यों भूल गए, इसके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज होगी। तो इनको 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई काम नहीं करना है, इनको बस यही ड्रामेबाजी करनी है। कभी इस मामले पे केस दर्ज कर दिया, कभी उस मामले पे केस दर्ज कर दिया। मैं फिर से कहता हूं, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि दुर्गेश पाठक जी को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनके घर पे रेड हो जाती है। मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को पंजाब का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया जाता है और उनके ऊपर नए सिरे से एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है, ये पूरी तरह से दबाव डालने की, डराने का प्रयास है। लेकिन इन लोगों को इतना समझ आ जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के नेता इनकी इन गीदड़ भभकियों से, इन केस से, इन ईडी सीबीआई से नहीं डरते। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से स्कूलों की फीस या स्कूलों के डेवलपमेंट के मामले को लेकर के तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता, दिल्ली के अभिभावक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर पूर्व में भ्रष्टाचार भी हुआ तो भले ही उसका उन पर डायरेक्टली कोई फर्क पड़ा हो या न पड़ा हो, उसका बोझ तो उन पर ही पड़ता है। और वर्तमान में जो फीस हाइक हो रही है उस पर उपेक्षा भरा अंदाज और रवैया, कहीं ना कहीं वो खुद को बेबस समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं जाए तो जाए कहां, किस दरवाजे जाकर के आवाज उठाएं, क्योंकि अब तो 5 साल के लिए सरकार है और ये सरकार जो भी फैसले लेगी उसी पर डिपेंडेंसी उनकी होगी। अब ऐसे में स्कूल वाले अगर मनमाना फीस वसूल रहे हैं और दिल्ली सरकार इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, हालांकि कानून लाने की बड़ी बात जरूर कही गई है जिसे मैं एक बड़ा कदम मानती हूँ, लेकिन फिर उसमें इतने लूपहोल्स ढूंढकर आम आदमी पार्टी लेकर आ गई है जो बीजेपी की मंशा पर सवाल जरूर खड़े करते नजर आ रही है। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।